Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen, and today we are going to study about very well known and important radiation detector that is known as Geiger-Müller counter or GM counter. इन आवर लास्ट लेक्चर जो है वो हमने आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो हमने पढ़ा था, और अब हम गाइगर मिरर काउंटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, बिकॉज ये वो वाला काउंटर है जो रेडिएशन डिटेक्टर स्पेशली बीटा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और हमारी लैब्स वगैरह में हाई लेवल लैब्स जो हैं वो BS लेवल पे वो ये यूज़ करते हैं गाइगर मिरर काउंटर। और ये इसकी काउंटिंग ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होती है, और वो ये बीटा को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द विल्सन क्लाउड चैम्बर, क्योंकि विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो ज़्यादातर आपने देखा था कि उसने आपको अल्फ़ा के अच्छे ट्रैक्स दिए थे, जबकि बीटा और गैमा की अच्छी डिटेक्शन वो नहीं कर सका था, और वो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में कामयाब हुआ था। तो गाइगर मिरर काउंटर जो उसके बाद आया था, जिसको आप GM काउंटर भी कहते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। और आयनाइजेशन प्रिंसिपल इसका भी इसी तरह से है, जैसे आप जो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, जिस तरह से विल्सन क्लाउड चैम्बर में आयनाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, इसी तरह यहाँ पे भी आयनाइजेशन का प्रोसेस इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होगा, क्योंकि बेसिक जो काम है वो आयनाइजेशन ही होनी है, और उससे आप उसको काउंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बीटा रेडिएशंस को। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। सो गाइगर मिलर काउंटर क्या है? गाइगर मिलर ट्यूब इज़ अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। ये एक वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर, ये इस तरह ट्यूब फॉर्म में होता है। द डिस्चार्ज इन द ट्यूब रिजल्ट्स फ्रॉम द आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। ये देखें, ये जो आप कहाँ से डिस्चार्ज, जो ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है वो आयनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है इंसिडेंट रेडिएशन से। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन ये यहाँ पे एंटर कर रही है, ये सामने मिका विंडो है, ये बिल्कुल बारीक सी एक मटेरियल होता है जिसको मिका कहते हैं, उस मटेरियल से रेडिएशन इजीली पास कर सकती हैं। इस ग्लास ट्यूब के आगे लगाया हुआ है ये एक बारीक सा मटेरियल, थिन मिका विंडो है, और यहाँ से रेडिएशन इजीली इसके अंदर एंटर हो रही हैं और जाके आयनाइजेशन का प्रोसेस कर रही हैं। It consists of a stiff central wire acting as an anode in a hollow metal cylinder, acting as a cathode filled with a suitable mixture of the gas at about 0.1 atmospheric pressure। ये जो सेंट्रल आपको एक रॉड नज़र आ रही है, ये सेंट्रल वायर या जो रॉड है वो आपकी एनोड, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड के तौर पे काम करती है, और इसके मुकाबले में होलो मेटालिक सिलेंडर के अंदर, और ये जो साइड्स है इस मेटालिक सिलेंडर, यानी अंदर जो इस सिलेंडर की जो साइड्स हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये आपकी दोनों साइड्स जो हैं ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऊपर वाली भी ये जो ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, और नीचे वाला भी जो ब्लू पोर्शन है ये आपके कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्टिंग एज अ कैथोड फिल्ड विद अ सुटेबल मिक्सचर ऑफ गैस, और इसके अंदर एक सुटेबल मिक्सचर ऑफ गैस हम यूज़ करते हैं एट अबाउट 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसका 0.1 प्रेशर के ऊपर आप गैस इसके अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। वन एंड ऑफ द ट्यूब हैज़ अ थिन मिका विंडो, जैसे मैंने आपको बताया, टू अलो द एंट्री ऑफ द अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, दोनों की एंट्री के लिए ये आपने थिन मिका विंडो बनाई है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के लिए। एंड द अदर एंड इज सील्ड बाय द नॉन कंडक्टिंग मटीरियल एंड कैरीज द कनेक्टिंग पिन्स फॉर द टू इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इन दोनों की कनेक्टिंग पिन्स, यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, दोनों की जो कनेक्टिंग पिन्स हैं ये इसमें से निकली हुई हैं, और ये तकरीबन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस है 400 वोल्ट का, लेकिन ये उसके मुकाबले में कम है जितना आपने विल्सन क्लाउड चैम्बर में देखा था। विल्सन क्लाउड चैम्बर में 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना पड़ता था, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उससे कम है, ये 400 वोल्ट है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है अबाउट 400 वोल्ट फॉर द नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स। ये नियॉन और ब्रोमीन का मिक्सचर यहाँ पे उन्होंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। आप नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स के अंदर ये 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। इन्होंने नियॉन की जगह जो है वो आर्गन गैस कंसीडर की हुई है, तो आप वो भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज नियॉन और आर्गन जो है ये दोनों ही इनर्ट गैसेज हैं। तो आप चाहे इधर नियॉन ब्रोमीन का मिक्सचर कंसीडर कर लें इस ट्यूब के अंदर, या फिर आप जो है वो आर्गन ब्रोमीन का मिक्सचर भी कंसीडर कर सकते हैं। इनर्ट गैसेज जो है वो रिएक्टिव नहीं होती ना, तो आप इधर मिक्सचर में जब आपने गैस कंसीडर करनी है तो आप आर्गन गैस का मिक्सचर ब्रोमीन के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, या नियॉन ब्रोमीन का भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बट स्लाइटली लेस देन दैट
necessary to produce the discharge through the gas is maintained between the electrodes। और ये जो मिक्सचर आपने कंसीडर करना है, इनमें से ये जो मिक्सचर है ये एक प्रिंसिपल गैस और एक क्विंचिंग गैस का मिक्सचर है। इनमें से एक गैस आपकी प्रिंसिपल गैस है और एक क्विंचिंग गैस है। अभी हम इसको देखेंगे कि प्रिंसिपल गैस और क्विंचिंग गैस किसको कहते हैं और उसका क्या फंक्शन है। ये ओरिजिनल पिक्चर उन्होंने आपको GM ट्यूब की बताई है। ये एक स्केलर, आपने इसको GM ट्यूब विद स्केलर यूनिट, यानी आपने इसको पीछे इलेक्ट्रिसिटी से लगाना होता है और इसके आगे ये स्केलर लगा होता है जिससे वो काउंटिंग आपको नजर आती है। डिजिटल काउंटर है ये आपका, और डिजिट्स की फॉर्म में आगे आपको पता चलेगा कि कितनी रेडिएशंस वो डिटेक्ट कर रहा है। तो ये असल पिक्चर जो लैब्स वगैरह में जिस तरह GM काउंटर मौजूद होता है, ये इस फॉर्म में होता है। सो व्हेन रेडिएशन एंटर्स द ट्यूब, जब रेडिएशन जो है हमने देखा ट्यूब में एंटर होती है तो आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। बगैर रेडिएशन के एंटर हुए आयनाइजेशन नहीं हो सकती। जैसे हमने पीछे विल्सन क्लाउड चैम्बर में भी देखा था कि रेडिएशन एंटर हुई थी और वो फिर क्लाउड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके उसने आयनाइजेशन किया था। इसी तरह यहाँ पे भी रेडिएशन एंटर होंगी, आयनाइजेशन होगी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल वायर। और वो जो सेंट्रल वायर है आपकी, ये देखिए, इस सेंट्रल वायर पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जब आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा तो आपको पता है आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जितने आपके नेगेटिव आयंस हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो वैसे ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएंगे इस सेंट्रल एनोड के ऊपर। लेकिन जितने पॉजिटिव आयंस हैं उन्होंने साइड्स पे जाना है कैथोड की तरफ, और पॉजिटिव आयंस चूंकि हैवी आयंस होते हैं उनका साइड्स पर फौरन पहुंचना, यानी जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर तक पहुंच सकते हैं उतनी तेजी से पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड तक नहीं पहुंच सकते। ये मसला यहाँ पे एक प्रोड्यूस होता है जिसको हमने सॉल्व करना है। The free electrons are attracted towards the positively charged central wire as they are accelerated towards the wire by the strong electric field. They collide with other molecules of the gas and knock out more electrons, which in turn do the same and produce a cascade of the electrons that move towards the central wire. This makes a short pulse of electric current to pass through an external resistor. It is amplified and registered electronically. The counter which also produces the power is called a scalar. यानी ये सारे पैराग्राफ में वो आपको उसकी वर्किंग बता रहे हैं। पहले आपने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, अब आप उसकी वर्किंग देख रहे हैं कि वर्किंग ये हो रही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंट्रल जो पॉजिटिव चार्ज्ड एनोड है उसकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन उनकी मोशन के दौरान वो क्या करते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेट हुए होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप उनको सप्लाई करें, 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप उनको दे रहे हैं। सो वो चूंकि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल्स, यानी एनोड तक पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में जितने गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे मजीद उनके साथ कोलाइड करके मजीद इलेक्ट्रॉन्स उनमें से नॉकआउट करा देंगे और आयनाइजेशन का प्रोसेस करा देंगे। और ये सेम प्रोसेस फिर मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पॉजिटिव एनोड की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बहुत लाइन, एक मजमा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का वो इकट्ठा हो जाएगा, दैट मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल वायर। और वो तमाम लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंट्रल वायर एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ प्राइमरी आयनाइजेशन हुई है, सेकेंडरी आयनाइजेशन भी हो रही है ना। प्राइमरी आयनाइजेशन तो वो थी जब रेडिएशन एंटर हुई और उसने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस किए। अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ही वो पॉजिटिव सेंट्रल एनोड की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में वो क्या कर रहे हैं, मजीद आयनाइजेशन कर रहे हैं और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स को भी नॉकआउट करा रहे हैं, और इस तरह कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंट्रल वायर की तरफ पहुंचेंगे। दिस मेक्स अ शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये एक शॉर्ट पल्स प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि एक्सटर्नल रजिस्टर से पास करेगी, जिसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह की पल्सेस आप काउंट कर सकते हैं। सो द काउंटर विच ये जो काउंटर जो ये स्केलर की डेफिनेशन है कि वो काउंटर जो कि आपको विच आल्सो प्रोवाइड्स द पावर इज कॉल्ड अ स्केलर। ऐसा काउंटर जो पावर भी सप्लाई करता है, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट भी वो जनरेट कर रहा है ना, जिसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऐसा काउंटर जो कि आपको विच आल्सो प्रोवाइड्स द पावर, जो पावर भी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है। सो द कैस्केड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल इज काउंटेड एज अ सिंगल पल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज वट एवर द एनर्जी और द पाथ ऑफ द पार्टिकल में बी। ये जो हजूम है इलेक्ट्रॉन्स का, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं बाय द एंट्री ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल, ये जो आपने सेकेंडरी आयनाइजेशन के नतीजे में जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आप वो काउंट किए जाएंगे उसे सिंगल पल्स के तौर पे, और वो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के होंगे
जितनी मर्जी उसकी एनर्जी होगी या जैसा मर्जी पाथ होगा पार्टिकल्स का, आप उसको एक सिंगल पल्स के तौर पे काउंट करेंगे। इट कैन नॉट थस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स एज द आउटपुट पल्स आर द सेम। यानी फिर आप उसको फर्क नहीं बता सकते उनके दरमियान में, जो इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है और आउटपुट पल्स की एनर्जी में आप उसको फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि दो आयनाइजेशन हुई है ना, एक प्राइमरी थी और उसके बाद एक सेकेंडरी आयनाइजेशन हुई है, आप फर्क नहीं कर सकते। द एंटायर इलेक्ट्रॉन पल्स टेक्स लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड। ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन की जो पल्स है ये बिल्कुल कम टाइम लेगी, 1 माइक्रोसेकेंड से भी कम टाइम लेगी एनोड तक पहुंचने के लिए। होएवर द पॉजिटिव आयंस बीइंग वेरी मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन्स, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव आयंस तो बहुत मैसिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, दे टेक सेवरल 100 टाइम्स, उनका जो टाइम है पॉजिटिव आयंस का वो सेवरल 100 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रीच द आउटर कैथोड। उसे कैथोड तक पहुंचने में सेवरल 100 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम कॉल्ड द, और इस टाइम को हम डेड टाइम कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस कैथोड तक नहीं पहुंच रहे। नेगेटिव आयंस तो उनकी तो ग्रेट पल्स, प्राइमरी आयनाइजेशन से भी जो हमने शुरू में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, फिर उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स ने मजीद नॉकआउट किया मजीद इलेक्ट्रॉन्स को, वो सारे कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे पहुंचेंगे आपकी पॉजिटिव एनोड की तरफ, और एक जो है वो एक पल्स भी प्रोड्यूस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक पल्स भी, एक इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेंगे, पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उसको स्केलर कहते हैं। लेकिन ये सारा काम तो आपके कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन्स ही वो जो है वो आपके काउंट हो रहे हैं, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे हैं, और लेस देन 1 माइक्रोसेकंड में जब वो उनकी इलेक्ट्रॉन की पल्स उस तक पहुंच जाती है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स का काम है। पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस तो चूंकि मैसिव है तो इसलिए सेवरल 100 टाइम्स लॉन्ग टाइम उनको लगेगा कैथोड तक पहुंचने के लिए। पॉजिटिव आयंस कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि आयनाइजेशन जब शुरू में हुई थी प्राइमरी आयनाइजेशन, तो उसमें तो वो आपके पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस हुए थे ना नेगेटिव आयंस के साथ साथ। तो नेगेटिव आयंस तो आपके ना सिर्फ खुद पहुंच रहे हैं बल्कि वो उन्होंने मजीद इलेक्ट्रॉन्स को भी पहुंचा दिया है आपके पॉजिटिव एनोड के पास। लेकिन जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं वो आपके आउटर कैथोड तक नहीं पहुंच रहे, और वो जो टाइम है ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड का टाइम होता है ऑफ द काउंटर। फर्दर इनकमिंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिसमें मजीद इनकमिंग पार्टिकल्स को काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पॉजिटिव आयंस भी कैथोड तक नहीं पहुंच जाते और तब तक वो काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, मजीद काउंटिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए आपकी वो काउंटिंग में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, उस टाइम को हम डेड टाइम कहेंगे। व्हेन पॉजिटिव आयंस स्ट्राइक द कैथोड, और जब वो जो है वो कैथोड से स्ट्राइक करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, तो फिर उस वक्त सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे फ्रॉम द सरफेस। These electrons would be accelerated to give further spurious count, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोड्यूस होंगे जो पॉजिटिव आयंस के उस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, इससे तो सुपीरियस काउंट्स कहते हैं फॉल्स काउंट्स को, यानी गलत किस्म की काउंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना जो आयनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए, या जो उसने इलेक्ट्रॉन्स ने मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए थे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करा के, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव आयंस जब जाके उस कैथोड की सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रहा है और वहां से आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से फॉल्स काउंट्स, सुपीरियस काउंट्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूस होंगे। तो स्पिरस काउंट्स और फॉल्स काउंट्स जो हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए क्विंचिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्विंचिंग गैस विद द प्रिंसिपल गैस। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हम मिक्सचर ऑफ गैस लेते ही इस वजह से हैं कि ये जो फॉल्स काउंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव आयंस की वजह से, क्योंकि वो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस करा के दे रही है वो फॉल्स काउंट्स प्रोड्यूस करेगा, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विंचिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रिंसिपल गैस के साथ। तक अब क्विंचिंग गैस क्या होती है? प्रिंसिपल गैस तो वो होती है ना जो मेन गैस है, यानी जिसकी वजह से जिसमें आप जिसके मॉलिक्यूल्स के साथ आयनाइजेशन आप कराना चाहते हैं। क्विंचिंग गैस क्या है? द क्विंचिंग गैस मस्ट हैव एन आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर देन दैट ऑफ द इनर्ट और द प्रिंसिपल गैस। क्विंचिंग गैस वो गैस है आपकी जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लोअर होनी चाहिए आपकी इनर्ट या प्रिंसिपल गैस से। इसका मतलब है कि आप अगर नियॉन ब्रोमीन का मिक्सचर ले रहे हैं या फिर आप आर्गन ब्रोमीन का मिक्सचर ले रहे हैं, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि नियॉन और आर्गन जो है इन दोनों में ये क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल और इनर्ट गैसेस हैं ये दोनों,
ठीक है, तो यही आपकी प्रिंसिपल गैस है, जो आपकी ये दोनों इनर्ट गैसेज हैं, यही आपकी प्रिंसिपल गैस है, जबकि इन दोनों में जो ब्रोमीन है वो आपकी क्विंचिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्विंचिंग गैस जो है वो होनी चाहिए जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम हो एज कम्पेयर टू द इनर्ट गैस और द प्रिंसिपल गैस, यानी इनर्ट गैस ही आपकी प्रिंसिपल गैस है। तो इन दोनों में नियॉन और आर्गन आपकी इनर्ट गैसेज हैं, चाहे आप नियॉन ब्रोमीन का मिक्सचर लें, चाहे आप आर्गन ब्रोमीन का मिक्सचर लें, तो इन दोनों में प्रिंसिपल या इनर्ट गैस आपकी नियॉन और आर्गन होती है, और उसके साथ आप ब्रोमीन एज अ क्विंचिंग गैस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सच द आयंस ऑफ द क्विंचिंग गैस रीच द कैथोड बिफोर द प्रिंसिपल गैस आयंस, ताकि ब्रोमीन के वो जो क्विंचिंग गैस है उसके जो आयंस हैं वो आपके कैथोड तक, उसके जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड तक पहले पहुंच जाएं बिफोर द प्रिंसिपल गैस आयंस, प्रिंसिपल गैस के आयंस से पहले पहले, ताकि वो पहुंच सकें कैथोड तक, क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है ना, लेस एज कम्पेयर टू द प्रिंसिपल गैस, तो इसलिए इनके जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड तक पहले पहुंच जाएंगे एज कम्पेयर टू द प्रिंसिपल गैस पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में। ठीक है, सो व्हेन दे रीच नियर द कैथोड दे कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और वो जो वो फॉल्स और सुपीरियस काउंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वो जो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो आपकी प्रिंसिपल गैस है, प्रिंसिपल गैस के पॉजिटिव आयंस जब जाके स्ट्राइक करते हैं आउटर कैथोड के साथ, तो वहाँ वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करा देते हैं ना, जब वो उसके साथ स्ट्राइक करते हैं उस कैथोड के साथ, तो उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए जो वो प्रोड्यूस करा रहे हैं प्रिंसिपल गैस के पॉजिटिव आयंस कैथोड के साथ स्ट्राइक करके, वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी वजह से फॉल्स और स्पूरियस काउंट्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको कैप्चर करने के लिए आप ये क्विंचिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब क्विंचिंग गैस के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, व्हेन दे रीच नियर द कैथोड दे कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे, वो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रोड्यूस कराए होंगे, और उन्हें कैप्चर कर लेंगे एंड बिकम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यानी आपकी ये क्विंचिंग गैस का ये फायदा हुआ है आपको कि इसके जो पॉजिटिव आयंस हैं उसने उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को जाके कैप्चर कर लिया और वो खुद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन गए। फॉलोइंग द न्यूट्रलाइजेशन द एक्सेस एनर्जी ऑफ द क्विंचिंग मॉलिक्यूल इज डेसिपेटेड इन द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेदर देन इन द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, और फिर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा, यानी अब वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो फॉल्स काउंट प्रोड्यूस करा रहे थे वो नहीं होंगे इस क्विंचिंग गैस की वजह से, और इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में वो जो एक्सेस एनर्जी है क्विंचिंग मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, रेदर देन इन द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, बजाय वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे और फॉल्स काउंट प्रोड्यूस करे, अब वो अपनी उसकी जो एनर्जी है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकल जाएगी, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में वहां खर्च हो जाएगी, बजाय वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करे, और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा इस क्विंचिंग गैस की मदद से। सो फॉर एग्जांपल ब्रोमीन गैस, अब जैसे हमने कहा कि ब्रोमीन गैस उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द नियॉन या आर्गन, तो ब्रोमीन गैस अगर ऐड की जाती है नियॉन गैस में, फॉर एग्जाम्पल नियॉन ब्रोमीन का अगर आप मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रोमीन गैस जब नियॉन गैस में ऐड की जाती है तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द आयंस और द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड डिसोसिएट इनटू द ब्रोमीन एटम्स। तो होता यह है कि जब ब्रोमीन आप नियॉन में ऐड करते हैं तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द आयंस और द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना, और उनकी एनर्जी को जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के, उन्हें न्यूट्रलाइज करा देते हैं, और फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं ब्रोमीन एटम्स के तौर पे। जब आप उसको उसके अंदर एंटर करते हैं क्विंचिंग गैस के तौर पे तो खुद वो ब्रोमीन एटम्स बन जाते हैं। द एटम्स देन रेडली, क्योंकि वो डिसोसिएट हो, उनके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं ना, ये जैसे हमने ऊपर देखा कि जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो वो एनर्जी जो है वो जो क्विंचिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेसिपेट हो जाएगी, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन करके मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह वो जो ब्रोमीन गैस आपने डाली है उसके अंदर नियॉन गैस में, जो कि प्रिंसिपल गैस है आपकी, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है बजाय वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें और फॉल्स काउंट्स प्रोड्यूस करें, वो खुद डिसोसिएट हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स और वो एटम्स बन जाएंगे, ब्रोमीन एटम्स। सो द एटम्स देन रेडली रिकम्बाइन इनटू द मॉलिक्यूल्स अगेन फॉर द नेक्स्ट पल्स, और फिर वो दोबारा से जल्दी से वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, रेडली वो एटम्स दोबारा मिलके मॉलिक्यूल ब्रोमीन के गैस के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और नेक्स्ट पल्स के लिए वो दोबारा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के लिए वही काम दोबारा करेंगे। सो द गैस जो क्विंचिंग गैस है इस सेल्फ क्विंचिंग, ये खुद ब खुद, यानी आपको दोबारा ये गैस ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ये सेल्फ क्विंचिंग
क्विंचिंग गैस होती है। सेल्फ क्विंचिंग गैस का मतलब है उसने एक दफ़ा अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट होना है और फिर वो जो है दोबारा वो रिकम्बाइन होकर दोबारा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, फिर डिसोसिएट होंगे और मॉलिक्यूल से एटम्स में कन्वर्ट होंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये सेल्फ क्विंचिंग प्रोसेस है। ये जो आपने गैस क्विंचिंग का प्रोसेस है ये आपका सेल्फ क्विंचिंग प्रोसेस है। ऑल्दो ऑल कमर्शियल गाइगर ट्यूब्स आर सेल्फ क्विंच्ड होते हैं। जितने भी आप जीएम काउंटर्स इस्तेमाल करेंगे वो सारे सेल्फ क्विंच्ड होते हैं, यानी उनमें मिक्सचर ऑफ गैसेस, प्रिंसिपल गैस और जो आपकी साथ क्विंचिंग गैस का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है जीएम ट्यूब्स के अंदर, ताकि वो सेल्फ क्विंच्ड होते रहें और कोई भी फॉल्स काउंट जो है वो प्रोड्यूस ना करें। सो इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग, यानी इसके अलावा अगर आप सेल्फ क्विंच्ड ना भी हों तो ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। सो क्विंचिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो वो जो सेल्फ क्विंचिंग है और दूसरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। सेल्फ क्विंचिंग तो आप वो मिक्सचर ऑफ गैसेस, नियॉन ब्रोमीन का आपने मिक्सचर ले लिया, ठीक है, तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस से ही आप उसको सेल्फ क्विंच करा सकते हैं और वो मैंने आपको बताया कि वो क्विंचिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के जरिए से। और न्यूट्रलाइजेशन से फिर वो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होकर वो एटम्स बनेंगे, एटम से दोबारा रिकम्बाइन होकर मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा और इस तरह से वो फॉल्स काउंट्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, उन्हें प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। तो ये तो सेल्फ क्विंचिंग का प्रोसेस रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग क्या होती है? लार्ज नेगेटिव वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग के लिए आपको बहुत बड़ी नेगेटिव वोल्टेज जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी एनोड को इमीडिएटली आफ्टर द रिकॉर्डिंग, यानी जैसे ही एनोड से पॉजिटिव आयंस निकले आपको फ़ौरन उसको लार्ज नेगेटिव वोल्टेज, लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस उसको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो उन पॉजिटिव आयंस को जो है वो कंट्रोल कर सकें उनसे एट द आउटपुट पल्स, यानी आउटपुट पल्स पे वो जो नेगेटिव वोल्टेज आप वो इतनी बड़ी लेंगे ताकि वो उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकें, उनको प्रोड्यूस ना होने दें। तो पॉजिटिव आयंस क्योंकि जाके स्ट्राइक करते हैं कैथोड से तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो आपने वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस होने देने पॉजिटिव आयंस की वजह से। दिस रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन बाय द कोलिगन। हमने क्या किया, लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल आउटपुट पे कंसीडर कर लिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत कम हो गई, रिड्यूस हो गई और सर्टन क्रिटिकल वैल्यू से भी नीचे चली गई फॉर द आयनाइजेशन बाय द कोलिगन के जरिए से। सो द नेगेटिव वोल्टेज रिमेन्स अंटिल, यानी वो इतनी हाई रहेगी नेगेटिव वोल्टेज और वो तब तक हाई रहेगी अंटिल ऑल द पॉजिटिव आयंस आर कलेक्टेड, जब तक के तमाम पॉजिटिव आयंस को वो कलेक्ट नहीं कर लेता। वो पॉजिटिव आयंस को पहुंचने ही नहीं देगा कैथोड की तरफ, उनको वो कलेक्ट कर लेगा, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस होने देगा क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंचेंगे वो साथ ही उनको कलेक्ट कर लेगा। आर कलेक्टेड एट द कैथोड, उनको कैथोड पे कलेक्ट कर लेगा, थस प्रिवेंटिंग द सेकेंडरी पल्स। तो वो जो सेकेंडरी पल्स इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रोड्यूस करता था वो नहीं करने देगा। तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने का मकसद ये था कि नेगेटिव वोल्टेज आप इतनी ज़्यादा कर दें कि पॉजिटिव आयंस जैसे ही कैथोड पे आए उनको साथ ही वो कलेक्ट कर ले, उनसे मजीद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस ना होने दे, ठीक है। और ये नेगेटिव वोल्टेज तब तक मेंटेन रहेगा, हाई नेगेटिव वोल्टेज, जब तक कि आपके सारे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट नहीं हो जाते। गाइगर काउंटर के अनाल्सो, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग का प्रोसेस है। ये जो सारा प्रोसेस ऊपर बताया था ये वाला क्विंचिंग गैस वाला, ये सारा आपका सेल्फ क्विंचिंग है क्योंकि ये गैस के जरिए से जो क्विंचिंग होती है उसको आप इस कॉल्ड सेल्फ क्विंचिंग, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। सो ये पूरा जो है ये आपकी सेल्फ क्विंचिंग की आप इधर हेडिंग दे सकते हैं क्योंकि दो तरह की क्विंचिंग है ना, तो ये सेल्फ क्विंचिंग हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज सेल्फ क्विंचिंग। उसके अलावा ये जो हमने कहा है कि कमर्शियल यूज़ में, प्रैक्टिस में ये भी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑल द से लेके आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग है, तो दो तरह से आप क्विंचिंग करा सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग, ये सेल्फ क्विंचिंग थी सारी जो आपने गैस के जरिए से कराई, और उसके बाद जो आपने हाई नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करके, ये सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग आपकी इस पैराग्राफ तक, यहाँ तक जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी पल्स को वो प्रोड्यूस नहीं होने देगा, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग है। उसके बाद यहाँ से अब आप इसकी ये एप्लीकेशंस हैं इसकी, ये दोनों पैराग्राफ जो हैं अब उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं जीएम काउंटर की, कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये अब आपने उसकी एप्लीकेशंस राइट डाउन करनी है। इस पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ जो हैं ये उसके एप्लीकेशंस के हैं। पहला पैराग्राफ एप्लीकेशन का है, या आप एप्लीकेशंस को मेरिट्स भी कह सकते हैं और मेरिट्स का मतलब भी होता है फ़ायदे, इसके फ़ायदों का है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये उसके आप डीमेरिट्स कह सकते हैं,
ठीक है, या जहाँ वो यूज़ नहीं हो सकता वो उसकी हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं या डीमेरिट्स उसके कह सकते हैं। तो पहला आप एप्लीकेशंस देखें कि गाइगर काउंटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द आयनाइजिंग पार्टिकल्स। पहली बात यह है कि गाइगर काउंटर, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, कि गाइगर काउंटर जो है वो यूज़ हो सकता है टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ पेनिट, यानी उनका फासला, जो उनका ज़मीनी फासला, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जितना वो कवर कर रहे हैं पेनिट्रेशन और रेंज को, या पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी उतनी ज़्यादा रेंज होगी ना आयनाइजिंग पार्टिकल्स की। तो ये उसका पहला फ़ायदा है। दूसरी चीज़, द रिडक्शन इन द काउंट बाय इंसर्टिंग द मेटल प्लेट्स ऑफ वेरिंग थिकनेस बिटवीन द सोर्स एंड द ट्यूब हेल्प्स टू एस्टिमेट द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी वो जो आप उसकी काउंट में रिडक्शन करा सकते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई मेटल प्लेट्स रखें ना जीएम काउंटर के अंदर, वेरिएबल थिकनेस का, जिसकी थिकनेस जो है वो वेरी कर सकती हो सोर्स के दरमियान में और ट्यूब के दरमियान में, तो आप वो सोर्स और ट्यूब के दरमियान में जब आप वो कोई मेटल प्लेट्स रखते हैं तो उधर से आप उसकी पेनिट्रेशन पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी हद तक वो रेडिएशंस कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। अल्फ़ा है, बीटा है, ज़्यादातर बीटा के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो उसकी पेनिट्रेशन आखिर कितनी दूर तक आप उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी पेनिट्रेशन पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसके दो मेरिट्स आप इधर लिख सकते हैं, जीएम काउंटर के एप्लीकेशंस या मेरिट्स। उसके बाद ये जीएम काउंटर कहाँ यूज़ नहीं होता। जीएम काउंटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग, फास्ट काउंटिंग के लिए सुटेबल नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली लॉन्ग डेड टाइम, क्योंकि इसमें डेड टाइम आता था किसकी वजह से, पॉजिटिव आइंस की वजह से। यहाँ पे आपने पढ़ा था डेड टाइम पॉजिटिव आइंस की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव आइंस ज़्यादा टाइम लेते थे कैथोड तक पहुँचने के लिए। तो डेड टाइम की वजह से उसकी फास्ट काउंटिंग नहीं हो सकती ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोर देन अ मिली सेकेंड, और इसका डेड टाइम काफ़ी देर तक रहता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स तक, विच लिमिट्स द काउंटिंग रेट टू अ फ्यू हंड्रेड काउंट्स पर सेकेंड, जो कि काउंटिंग रेट को डिक्रीज कर देता है। यानी उस दौरान आपका गैप आ जाता है, कोई काउंटिंग नहीं होती, तो उसके काउंटिंग रेट को डिक्रीज कर देता है। तो ये पहला इसका नुकसान है। ठीक है, मैंने आप जैसा कि आपको कहा कि आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स का मतलब होता है इसके नुकसानात। आप हेडिंग इधर ही देंगे, यहाँ चूंकि जगह नहीं है मैं इसलिए इधर लिख रही हूँ, तो आप यहाँ इसमें हेडिंग दे सकते हैं इस पैराग्राफ पे। सो इफ़ पार्टिकल्स आर, ये पहला इसका डीमेरिट हो गया। उसके बाद इफ़ पार्टिकल्स आर इंसिडेंट ऑन द ट्यूब एट द फास्टर रेट, नॉट ऑल ऑफ देम विल बी काउंटेड सिंस सम विल अराइव ड्यूरिंग द डेड टाइम। यानी वो पार्टिकल्स जो कि डेड टाइम के दौरान पहुंच रहे थे वो तो काउंट ही नहीं होंगे, यानी क्योंकि डेड टाइम हम कह रहे थे वो टाइम है जिसमें वो काउंटिंग नहीं करेगा जब तक पॉजिटिव आयंस जो है वो आउटर कैथोड तक नहीं पहुंचते। तो उस दौरान आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो लगातार पहुंच रहे हैं ना पॉजिटिव एनोड की तरफ, तो वो तो काउंट ही नहीं हो रहे। तो वो जो डेड टाइम के दौरान जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच रहे हैं, वो पार्टिकल्स जो कि इंसिडेंट हो रहे हैं ट्यूब पे फास्टर रेट पे, और उनकी वो जो आपकी जो रेडिएशंस एंटर हो रही हैं और जो आयनाइजेशन का प्रोसेस तो लगातार है, तो वो पार्टिकल्स, वो रेडिएशंस जो ट्यूब के अंदर एंटर हो रही हैं उस वक्त फास्टर रेट पे, वो तमाम की तमाम काउंट नहीं हो रही, क्योंकि डेड टाइम के दौरान तो काउंटिंग स्टॉप हो जाती है। तो जब डेड टाइम के दौरान काउंटिंग स्टॉप हो जाती है तो तमाम रेडिएशंस, चाहे वो अल्फा रेडिएशन है या ज़्यादातर मैंने जैसे आपको कहा बीटा रेडिएशन होती हैं जो स्ट्रोंशियम के सोर्स से हम लेते हैं, तो वो उस वक्त उस डेड टाइम के दौरान वो काउंट नहीं होंगी। तो इसकी काउंटिंग में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। एक तो वो फास्ट काउंटिंग नहीं है, ऊपर से एक्यूरेट काउंटिंग भी नहीं है इसकी। उसके बाद इसके बाद जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स आर फास्ट इनफ, मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। इसके बाद आने वाला डिटेक्टर जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपका, वो फास्ट भी है और मोर एफिशिएंट भी है इससे, और एक्यूरेट भी है। हमने कहा कि गाइगर काउंटर जो है वो फास्ट भी नहीं है, उसकी काउंटिंग एक्यूरेट भी नहीं है, और एफिशिएंट भी नहीं है वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी काउंटिंग में फ़र्क आ रहा है, सुपीरियर काउंट्स भी आ सकते हैं। तो ये सारे उसके डीमेरिट्स हैं। और इसके बाद जो आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वो इससे ज़्यादा फास्ट होगा, पोर्टेबल भी होगा, यानी आप उसको इजीली इधर से उधर लेके जा सकते हैं, और एफिशिएंट भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। लेकिन उसका भी एक नुकसान है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते अपने लेबॉर्ट्रीज़ में और ज़्यादातर जीएम काउंटर को यूज़ करते हैं। वो नुकसान क्या है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएम काउंटर का, आपने इसको एक एक पॉइंट को जैसे मैंने आपको समझाया है आपने इस तरह से इसको अंडरस्टैंड भी करना है और लर्न करना है, और लर्निंग डेवलप करनी है आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, student. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.